Hey everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 3rd of February. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट अ क्लैप प्रोग्राम दैट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कौन कौन से फीचर्स हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। सेकंड, वी हैव टू टॉक अबाउट कि इंडिया ने रिसेंटली रामसर साइट्स के अंदर 2 न्यू साइट्स को ऐड किया है। कौन कौन से साइट्स है और उन साइट्स की एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, हम उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड, वी हैव टू टॉक अबाउट एक न्यू मिशन लॉन्च किया गया है रिसेंटली बजट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन एंड ये दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देन वी हैव टू टॉक अबाउट कि रेलवेज की सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए कवच नाम की एक टेक्नोलॉजी को रिसेंटली ऐड किया गया है। तो क्या है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे काम करेगी, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड। एंड फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट जो ई पासपोर्ट जिसके बारे में रिसेंटली बजट के अंदर बात की गई है, उसका रिसेंटली रोल आउट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे एग्जैक्टली ई पासपोर्ट क्या क्या काम करेगा और इसके अंदर हमारी कौन कौन से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट क्लैप प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्लैप प्रोग्राम कहां पे लॉन्च हुआ है। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है और क्लैप का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्लीन आंध्र प्रदेश प्रोग्राम। ठीक है, सो क्लीन आंध्र प्रदेश प्रोग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि कोई भी स्टेट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे यूपीएससी के लिए डायरेक्टली काम के नहीं होते हैं, बट कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और उसी के मॉडल पे अगर कोई स्टेट अपना प्रोग्राम लॉन्च करता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली सेंटर और स्टेट का कहीं ना कहीं सेम सिमिलर मॉडल होता है, इसलिए वो मैच होता है। तो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश का जो ये क्लैप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो सेंट्रल लेवल पे है उसी को कहीं ना कहीं ये मॉडल बनाकर यूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्लैप प्रोग्राम के मेन फीचर्स क्या है, किस चीज के कारण काम करता है, एंड थर्ड चीज की कौन से स्टेट ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो मेन नाम है, मतलब क्लैप तो देखिए क्लैप तो इसका एक्रोनिम है, बट जो इसका मेन नाम है दैट इज कॉल्ड एज जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पन प्रोग्राम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश ने। नाउ रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, उसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि जितने भी रूरल एरियाज हैं, जो कि गांव के इलाके हैं, उन सबको प्रॉपर्ली साफ करना है। सेकंड चीज, जितने भी रूरल एरियाज के अंदर जितने भी सैनिटेशन कंडीशंस हैं उनको साफ करना है। एंड थर्ड चीज कि रूरल एरियाज के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है पब्लिक की हेल्प के, मतलब पब्लिक की हेल्प के साथ। ठीक है, देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सैनिटेशन एक ऐसी चीज है ना जिसको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है, कभी भी फोर्स नहीं कर सकती, या फिर आप किसी को धमकी देकर मतलब ये सैनिटेशन वाला काम नहीं करवा सकते हो। बेसिकली आपको लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एक चीज यहां पर, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स। एक होता है कि जो आप किसी को किसी भी टाइप के रूल के अंदर डाल देते हो, ठीक है, मतलब कोई लॉ बनाते हो, रूल्स बनाते हो और उसके थ्रू कोई चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज बिहेवियरल चेंजेस। तो सैनिटेशन जो होता है ना, दैट कम्स इन बिहेवियरल चेंजेस। मतलब जब तक वो पर्सन, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन जब तक खुद बिहेवियर से, मतलब अपने अंदर से अपने आसपास के एरिया को क्लीन नहीं रखना चाहेगा ना, तब तक वो एरिया क्लीन नहीं हो सकता है और तब तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम एक्चुअली सही से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हमारे स्वच्छ भारत मिशन को भी देखेंगे जो सेंट्रल लेवल पे है, उसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है कि बिहेवियर चेंज करना लोगों का। ठीक है, हमेशा वहां पर बिहेवियर चेंजेस के बारे में बात की जाती है, मतलब लोगों को एक्चुअली समझाना है कि इंपॉर्टेंस क्या है साफ सफाई की और क्यों हमें सैनिटेशन रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम को लॉन्च करोगे तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो सिमिलरली जो क्लैप प्रोग्राम जो किया गया है उसको पब्लिक के पार्टिसिपेशन के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक बिहेवियरल चेंजेस को इसमें साथ में एक ऐड किया गया है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है, मतलब जितने भी गांव में रहने वाले जितने भी लोग सब है, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप गार्बेज को स्ट्रीट्स पे मत फेंकिए या फिर किसी ऐसी जगह पे मत फेंकिए जहां पर उसको नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड आप उसे गार्बेज आपको आपकी मतलब हर एक दिन एवरी सिंगल डे देयर आर डिफरेंट वैन्स, डिफरेंट गाड़ियां, ठीक है, जो कि जाएंगे और गार्बेज को कलेक्ट करके लाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं को आप जाकर आप सिंपली गार्बेज दीजिए और इससे क्या होगा, इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी कि जो गार्बेज उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा गार्बेज इधर उधर फेंका नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस पर्टिकुलर जब मिशन को स्टार्ट किया तो उन्होंने उसके बदले में अराउंड 4000 के आसपास में गार्बेज को कलेक्ट करने वाले व्हीकल्स को स्टार्ट किया है। मतलब ठीक है, एक्चुअली ये देखिए ये चीजें एक्चुअली सिग्निफाई करती हैं, एक्चुअली शो करती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या होगा, डिफरेंट व्हीकल्स के थ्रू और लोगों की हेल्प से इन सब के साथ में बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा डेटा चेक करेंगे तो पिछले साल यानी कि नवंबर 2021 के आसपास में जो गार्बेज कलेक्शन था वो दैट वाज जस्ट 22%। मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ही बुरा हाल था, स्पेशली जो रूरल एरियाज है वहां पे गार्बेज जो है कहीं बाहर ही, मतलब लोग रोड्स पे फेंक दिया करते थे, स्ट्रीट पे फेंक दिया करते थे। इस चीज को सुधारने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 महीनों से पायलट प्रोजेक्ट के मतलब रूप में
में उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था तो क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी होते होते दिस पर्टिकुलर गार्बेज का जो कलेक्शन था इट ऑलमोस्ट इंक्रीज फ्रॉम 22% टू 61%। तो अब देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने क्या किया, जब उनके पास एक प्रॉपर वैन आने लगा एवरी सिंगल डे, तो उन्होंने अपने गार्बेज को बाहर फेंकने के बजाय उस पर्टिकुलर वैन को देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो आसपास का नेबरहुड था ऑटोमेटिकली साफ होना स्टार्ट हो गया। सो इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जो कि अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, उसको एक फुल टाइम प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिए, जब इसको लॉन्च कर दिया गया है तो इसका जो मेन जो सारी की सारी पावर्स एंड जो सारे इंप्लीमेंटेशन के जो पावर्स दी गई है ना, इट हैज बीन गिवन टू ग्राम पंचायत लेवल्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का कि जितने भी स्ट्रीट्स हैं, जितने भी रूट्स हैं, वो सब गार्बेज फ्री होने चाहिए। नाउ अगेन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको इंप्लीमेंट करनी होती है ना, यू शुड ऑलवेज इंप्लीमेंट दैट एट द लोएस्ट लेवल। कभी भी आप सेंट्रल लेवल पे अगर आप किसी चीज को लेकर आएंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है स्टेट लेवल पे मतलब ऑटोमेटिकली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चेंजेस लाने, सबसे पहले आप विलेजेस लेवल पे जाइए, वहां पे चेंजेस लाइए, देन यू गो टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन यू गो टू स्टेट लेवल एंड देन इवेंचुअली आपका जो सेंट्रल लेवल है वो साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद जो आपका विलेज का लेवल है, जो आपका गांव का लेवल है। कल को देखिए, कल को जब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे एंड यू विल बिकम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस एट द विलेज लेवल, या फिर ऐसे प्लेसेस पे आपको चेंजेस लाने हैं जो कि सबसे लोएस्ट लेवल है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल प्लेस जहां पे प्रॉब्लम्स होती है। और आप जहां पे वहां पे जाकर अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे तो आपको एक्चुअली उस प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ऊपर से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको हमेशा नीचे के लेवल से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ऊपर की तरफ सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए जो क्लैप प्रोग्राम है उसके अंदर जो मेन जो पावर्स दी गई हैं इट हैज बीन गिवन टू ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत जो है उसको ये काम दिया गया है कि जो गार्बेज कलेक्शन का जितना भी काम है, मतलब हाउस होल्ड से जो गार्बेज को करना है, कलेक्ट करना है, दैट शुड बी 100%, ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर ग्राम पंचायत को दिया गया है, ग्राम पंचायत इन सब चीजों को इंश्योर करेगा। Now, जो कैंपेन जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है उसका मेन एम क्या है, मेन एम क्या है कि लोगों से यहाँ पर गार्बेज को एक जगह लाएंगे, ठीक है, कलेक्ट करके लाएंगे, उसके बाद जितना भी गार्बेज होगा उसको लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के अंदर सेग्रीगेट करेंगे। मतलब जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको अलग रखेंगे और सॉलिड वेस्ट होता है उसको अलग रखेंगे। देखिए, दोनों को डिस्पोज ऑफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों का वो रहना डिफरेंट, मतलब सेग्रीगेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज, बहुत सारा जैसे देखिए वेजिटेबल पील्स हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, इन सब का जो वेस्ट होता है वो सब बहुत सारे जो घर वाले होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रीट्स पे फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर रोड पे फेंक देते हैं। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर इंकरेज किया जा रहा है कि आप होम के अंदर कंपोस्टिंग कीजिए, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका खाद बन जाएगा, मेन्योर बन जाएगा, एंड देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मेन्योर इन योर फील्ड्स एंड ऑल, ठीक है। जस्ट 3 से 4 महीनों के अंदर आप अगर वेजिटेबल्स वगैरह को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, यानी कि मेन्योर यानी कि खाद, ठीक है। आप उस खाद को देन इजीली फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं स्प्रेयर के रूप में। तो आप देख रहे हैं इन सब चीजों के लिए भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर वो किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एनकरेज किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर पूरी तरीके हर काम, देखिए हर काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सिटीजंस आल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर स्पेशली बात अगर सैनिटेशन की, आसपास की सफाई की आती है तो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज, जब ये सारा का सारा जो गार्बेज है वो एक जगह पर लेके आया जाएगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर गार्बेज का करना क्या है, किस तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ करना है, एक्जैक्टली उस वेस्ट को ट्रीट कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। एंड फाइनली जितना भी गार्बेज है उसको कलेक्ट जो करना है दैट शुड बी डन डोर टू डोर, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर वैन ला के छोड़ देंगे और हर एक पर्सन जाकर उस पर्टिकुलर वैन के अंदर अपना गार्बेज रख के आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद हर एक गली के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर से आपको वैन निकालना होगा एंड एवरी सिंगल पर्सन विल गिव देयर, जितना भी उनके पास गार्बेज होगा वो आपको दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा है कि क्लैप प्रोग्राम काम कैसे करने वाला है। नाउ इसके अलावा जो एक तो हो गया, देखिए गार्बेज को सेग्रीगेट करना है, गार्बेज को प्रॉपर्ली कलेक्ट करना है, इसके अलावा ओपन डेफिकेशन के ऊपर भी प्रॉपर्ली काम करेगा, मतलब जो क्लैप प्रोग्राम है इसके अलावा ओपन डेफिकेशन के ऊपर भी काम करने वाला है। सो ओपन डेफिकेशन होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको आई होप आपको याद होगा, ओपन डेफिकेशन का मतलब है कि जो बाहर मतलब ओपन एरियाज के अंदर जाके जो एक्सक्रीटा, मतलब जो बेसिकली जो लोग डेफिकेट क्या करते थे ना, उस चीज को पूरी तरीके से बंद करने का और हाउसेस के अंदर एक टॉयलेट्स बनाने का जो प्रोग्राम था वो स्वच्छ भारत मिशन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए क्लैप प्रोग्राम भी इसी चीज को यहां पर आगे बढ़ा रही है, जहां पर बोला गया है कि कोई भी ऐसा विलेज जो कि ओडीएफ स्टेटस एक बार ले लेता है, मतलब उसके अंदर उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर कोई भी पर्सन बाहर शौचालय करने नहीं जाता है, उसके घर के अंदर प्रॉपर टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, और वो टॉयलेट फंक्शन जो होते हैं वो मतलब फंक्शनिंग होते हैं, तो इन सब चीजों को यहां पर ओडीएफ प्लस स्टेटस का मतलब वो मिलता है, ठीक है, विलेज का स्टेटस मिलता है। नाउ देखिए ध्यान समझिए, ओडीएफ स्टेटस वो होता है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस वो होता है सिंपली जिस विलेज के अंदर लोगों के घर के मतलब एवरी सिंगल पर्सन के घर के अंदर शौचालय होता है, मतलब वॉशरूम होता है, और वो बाहर जाकर मतलब वॉशरूम नहीं करते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स के लिए बाहर नहीं जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओडीएफ, मतलब ठीक है, गांव। सेकंड चीज, अगर
अगर एक पर्टिकुलर गांव ऑलरेडी ओडीएफ बन चुका है, मतलब उसके हर एक घर के अंदर ऑलरेडी टॉयलेट्स बन चुके हैं, उसके अलावा उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर अगर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का प्रॉपर्ली मैनेज मतलब प्रॉपर्ली उसका मैनेजमेंट किया जाता है, तो इन दोनों चीजों अगर मतलब एक जगह पर होती है, दे आर कॉल्ड एज ओडीएफ प्लस। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। ओडीएफ में ओनली होते हैं यहाँ पर टॉयलेट्स, एंड ओडीएफ प्लस में क्या होता है, टॉयलेट्स प्लस आसपास का जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट है सबको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिसेंटली क्लैप प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसके अंदर ये बोला गया है जितने भी सरपंचेस वगैरह है उन सबको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि इस पर्टिकुलर ओडीएफ कैंपेनिंग को आप कैसे लेके चल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश ने ये प्लान किया है कि 2022 होते होते ओडीएफ प्लस का स्टेटस उनको लेना है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का जो एवरी सिंगल ईयर जो उनका जो सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम होता है, उसके अंदर क्या होता है, एवरी सिंगल स्टेट इज उनको मतलब रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, स्टेट्स को, तो उसमें आंध्र प्रदेश अभी टॉप 5 में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो उसी चीज को यहाँ पर टॉप में लाने के लिए, ओडीएफ प्लस का स्टेटस पाने के लिए आंध्र प्रदेश ने इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश ये बोलता है कि एक तो हमें ओडीएफ प्लस का स्टेटस चाहिए और साथ ही साथ हमें पूरी तरीके से गार्बेज फ्री बनना है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2022। तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही चीजों के लिए उन्होंने जो अपना जो टारगेट ईयर रखा है दैट इज 2022, यानी कि इस साल के एंड तक। ठीक है, अब इस क्लैप कैंपेन से पहले जितने भी सरपंचेस थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स, मंडल लेवल के ऑफिशियल्स, तालुका लेवल के ऑफिशियल्स, उन सबको बुलाया गया, उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, और ताकि मतलब कैसे वो सफाई वगैरह रख सकते हैं, कैसे वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग वाज अंडरटेकन बाय यूनिसेफ नाम की जो बॉडी है, और उस पर्टिकुलर यूनिसेफ के अंदर एक उसका खुद का स्कीम है, दैट इज कॉल्ड वॉश स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है वॉश स्कीम किसका है, वॉश स्कीम एक्चुअली यूनिसेफ का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है। वॉश का फुल फॉर्म होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि वॉश प्रोग्राम जो है, इट हैज एक्चुअली बीन स्टार्टेड बाय यूनिसेफ। नाउ गवर्नमेंट ने, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्राम पंचायत के वर्कर्स को, ऑफिशियल्स को, जो विलेज लेवल के हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिला लेवल के, मंडल लेवल के, बेसिकली जितने भी लोअर लेवल मतलब जो सबसे ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं ना, उन सबको यहाँ पर इस चीज की जिम्मेदारी दी है, उन सबको इस चीज को प्रॉपर्ली रन करने को बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आप जो फर्स्ट टॉपिक था उसको प्रॉपर्ली समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्लैप प्रोग्राम क्या है और वो कैसे कैसे काम करने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट टॉक्स अबाउट कि इंडिया के अंदर रिसेंटली 2 न्यू रामसर साइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 रामसर साइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, एंड इट हैज बीन डन ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। नाउ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो होता है वो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नाउ क्यों यहाँ पर 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिकॉज दिस इज अ डे जिस दिन 1971 के अंदर रामसर एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, रामसर एक एक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रामसर एक एक्ट है, और इस एक्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस को जिसको कंजर्वेशन चाहिए उस कंजर्वेशन स्टेटस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। नाउ ये जो एक्ट जो साइन हुआ था ना, इट वाज साइन्ड ऑन 2 फरवरी 1971, एंड आपको ध्यान रखना है रामसर एक्चुअली एक प्लेस का नाम है, और ये प्लेस जो है ईरान के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, देखिए इस दिन तो एक्चुअली ये चीजें साइन हुई थी, उसके बाद एवरी सिंगल ईयर इस दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, और इस वेटलैंड्स डे के दिन मेन काम है क्या है कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस जो होती है उसका अवेयरनेस फैलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है एग्जैक्टली क्या क्या है। ठीक है, तो रिसेंटली इस पर्टिकुलर चीज में ये एडवांसमेंट ये हुई है कि इंडिया के 2 न्यू साइट्स को रामसर साइट का यहाँ पर वो रिकॉग्निशन मिल गया है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश की साइट है, दैट इज कॉल्ड एज भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सेकंड गुजरात की एक साइट है, दैट इज कॉल्ड एज खिजादिया बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप बस ये समझिए, आपको ये चीज डेफिनेटली याद रखनी है कि भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर है और खिजादिया जो है वो गुजरात के अंदर है। इन दोनों को रिसेंटली रामसर साइट का यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला है। नाउ माइंड यू, आपको ध्यान रखना है इससे पहले इंडिया के अंदर टोटल 47 रामसर साइट हुआ करते थे। ठीक है, 47 यानी कि जो लास्ट हमारा रामसर साइट था वो यूपी का ही एक हैदरपुर नाम का वेटलैंड था। ठीक है, उसको मिला था। नाउ 47 के बाद 48th हैज बीन भाखीरा एंड 49th हैज बीन खिजादिया। ठीक है, तो टोटल इंडिया के अंदर अभी राइट नाउ आज के दिन में टोटल 49 वेटलैंड्स अभी इंडिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ तो फर्स्ट जो साइट है दैट इज कॉल्ड एज भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, उसको समझते हैं प्रॉपर्ली। देखिए, सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पे। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन गोरखपुर, यानी कि यूपी के आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, गोरखपुर के पास प्रेजेंट है। आपको मैं एग्जैक्टली मैप में दिखाता हूं। देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज द मैप ऑफ यूपी, राइट। आप देख रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ यूपी। यूपी के नेपाल के बॉर्डर पे दिस पर्टिकुलर प्लेस जो यहाँ पे टॉप पे है दैट इज कॉल्ड एज भाखीरा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि भाखीरा जो है यूपी के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। नाउ भाखीरा जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन्स है। ठीक है, तो द क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द फ्लड प्लेन्स और नेचुरल फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए कि एक रिवर ऐसे बह रही है। ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ अ रिवर। अगर ये कोर्स ऑफ द रिवर है तो क्या आपको लगता है कि पानी हमेशा यहीं पे रहता होगा? नहीं ना। तो पानी कभी कभी क्या होता है, फ्लो करके यहां तक पहुंच जाता है, कभी कभी पानी फ्लो करके यहां तक पहुंच जाता है, राइट। कभी कभी देखिए पानी का बहाव अगर थोड़ा सा ज्यादा तेज हो और अगर इस तरफ बह रहा हो तो कभी कभी पानी यहां तक भी पहुंच जाता है, राइट। सो ये एंटायर रीजन जहां तक ये पर्टिकुलर रिवर का वाटर पहुंच सकता है ना, दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो देखिए, और ये सब चीजें आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये चीजें नेचुरली होती है, राइट।
देखिए, और ये चीज नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? नेचुरल तब होती है अगर पानी का बहाव तेज हो और अपने आप ही रिवर अगर अपना लगातार कोर्स चेंज करता है या फिर लगातार अपने फ्लड प्लेन्स को इंक्रीज करता रहे, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्लड प्लेन्स। और आर्टिफिशियल कब होती है? अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, इंसान क्या करेगा, यहाँ पर मतलब आकर अगर यहाँ पर गड्ढा खोद देगा तो ऑटोमेटिकली पानी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। तो आपको ध्यान रखना है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन्स वेटलैंड्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली इसकी फोटो किस तरीके दिखती है। नाउ ये आप देख सकते हैं। नाउ जस्ट माइंड यू, मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ऑलराइट, देखिए दिस इज द एक्चुअल कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल कोर्स ऑफ द रिवर। ऑलराइट, अब इसके अलावा जो आप ये वाला पानी सारा का सारा देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट द एक्चुअल कोर्स, बट एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस वगैरह हुआ करते थे। बट द पॉइंट इज कि पानी के ओवरफ्लो होने के कारण यानी कि फ्लड्स वगैरह आने के कारण ये पानी जो है इस पूरे रीजन के अंदर फैल गया। देखिए आप देखिए ये सारा रीजन जो है, ये सारा रीजन यहाँ पर पानी फैल गया है। नाउ दिस इज नॉट अ फ्लड टाइप सिचुएशन, माइंड यू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये फ्लड नहीं है, इसकी सिंपली फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन का सीधा सा मतलब क्या है कि जहां पर एक ऐसा एरिया जहां पर पानी जो है रिवर का पानी फैल कर यहां तक पहुंच गया है। एक्चुअली उसका ओरिजिनल कोर्स वो नहीं है, बट फैल कर देखिए यहां तक पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लड प्लेन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली क्या है। तो भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन्स वेटलैंड्स है, ठीक है, इंडिया का। नाउ फ्लड प्लेन वेटलैंड जो होता है इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिवर जो कि वाटर से पीरियडिकली फ्लड हो जाता है, ठीक है, मतलब हर साल ऑलमोस्ट यहां पर पानी का यहां पर फोर्स इंक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली यहां पर पानी आ जाता है, ठीक है। सो इसे कहते हैं फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। नाउ यहां पर माना जाता है कि हर साल यहां पर पानी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जैसा आपने बात की कि गोरखपुर के वेस्टर्न साइड में यानी कि यूपी के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, बहुत सारे रेसिडेंट बर्ड्स यहां पर रहते हैं और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर आते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसके अंदर बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स है। साइबेरिया कौन सा पार्ट है? अगर आप इस मैप को फिर से देखेंगे, देखिए दिस इज यहाँ पर इंडिया, दिस इज यहाँ पर चाइना, चाइना के ऊपर देखिए दिस एंटायर पार्ट इज रशिया, ठीक है, चाइना के जस्ट ऊपर वाला इसको अज्यूम कीजिए। तो रशिया का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड साइबेरिया, ठीक है। तो साइबेरिया से यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते हैं, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, बिकॉज वहां पर विंटर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए वो वहां से मूव ऑन करके यहाँ तक पहुंचते हैं। नाउ इस साइबेरिया के अलावा चाइना, यूरोप, तिब्बत से साइबेरिया, इन सारे के सारे रीजन से जो बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं वो इस पर्टिकुलर भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आते हैं और यहां पर आके सर्वाइव करते हैं, यहां पर रहते हैं, उसके बाद फिर विंटर्स के बाद यहां से वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखा गया इस भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नॉर्मली 30 से ज्यादा फिश की स्पीसीज भी रहती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्यों यहां पर फिश की स्पीसीज रहती है और कौन कौन सी रहती है उसको हम समझते हैं। पहली बात तो जो सबसे ज्यादा फिश की स्पीसीज रहती है उसमें से दो है, चना एंड लेबियोरोहिता। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि चना जो है एक टाइप की फिश की स्पीसीज का नाम है एंड सेकंड चीज लेबियोरोहिता जो है एक टाइप की फिश की स्पीसीज का नाम है जो कि भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी के अंदर प्रेजेंट है वहां पर मिलती है, ठीक है। अब ये जो वेटलैंड यानी कि भाखीरा जो है इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ग्रे हेडेड स्वैम्पन। नाउ आपको पहले मैं दिखाता हूं ग्रे हेडेड स्वैम्पन कैसा दिखता है। नाउ इस इमेज को ध्यान से देखिए, दिस पर्टिकुलर देख रहे हैं आप जो ग्रे हेडेड, ठीक है, ये आपका हेड दिख रहे हैं, इसी के नाम पे इसका नाम जो है ग्रे हेडेड पड़ा है और इसे स्वैम्पम बोलते हैं। इसे हिंदी के अंदर इसे काइमा बोलते हैं या फिर से आप पर्पल स्वैम्प बोल सकते हैं, ठीक है, पर्पल स्वैम्प, मतलब इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स है। मेन जो इसका नाम है, जो इसका मेन नेम है दैट इज कॉल्ड एज ग्रे हेडेड स्वैम्पन। इसके अलावा इसे पर्पल स्वैम्पहैन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे इंडियन पर्पल मूरहन बोलते हैं या फिर इसे मेनली काइमा भी बोलते हैं। तो देखिए यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इट विल ईदर आस्क यू ग्रे हेडेड स्वैम्पन या फिर आपसे पूछेगा काइमा, ठीक है। नॉर्मली वो जो लोकल नेम्स होते हैं, यानी देखिए ये सब जो ये दोनों लोकल नेम्स है, नॉर्मली वो लोकल नेम्स नहीं पूछता है, ठीक है। बट यहाँ पर काइमा बहुत ज्यादा फेमस है, तो काइमा और आपको ग्रे हेडेड स्वैम्पन ये दोनों याद रखने हैं। ये दोनों ही ये जो पर्टिकुलर यहाँ का मतलब जो ये वाला वेटलैंड है यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है, भाखीरा के अंदर मिलता है। नाउ ये जो वेटलैंड है यहाँ पर इट इज आल्सो कनेक्टेड टू भाखीरा कैनाल, ठीक है। यहीं पे यहाँ पर भाखीरा कैनाल भी प्रेजेंट है जो कि आसपास के एरिया के अंदर इरिगेशन के लिए पानी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया इस पर्टिकुलर वेटलैंड को क्यों उन्होंने रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया। तो जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड एज खिजादिया बर्ड सेंचुरी। नाउ देखिए आपको ध्यान रखना है पिछला वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था बट दिस वन इज अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे मेनली बर्ड्स पाई जाती हैं। ये गुजरात का जो जामनगर वाला पार्ट है वहां पर पाया जाता है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स लोकेशन। नाउ अगर आप देखेंगे गुजरात इज लाइक दिस, ठीक है। गुजरात का अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे ना, मतलब जब जहां से देखिए दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, राइट। गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज जामनगर। नाउ देखिए आप देख सकते हैं दिस इज जामनगर। नाउ जामनगर के जस्ट पास में आप ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जामनगर के बहुत पास में। नाउ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक रिवर निकलती है, दैट रिवर इज कॉल्ड एज रूपारेल रिवर। नाउ जस्ट रिमेंबर दैट रूपारेल रिवर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात एंड इट पासेस थ्रू दिस खिजादिया बर्ड सेंचुरी बिकॉज एवरी सिंगल ईयर यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चन कि कौन से रिवर्स एंड कौन से माउंटेन्स किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एंड किस बर्ड सेंचुरी से एंड किस नेशनल पार्क से निकल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी कि एग्जैक्टली कौन सा रिवर यहां से पास ऑन हो रहा है। आपको बस यहां पर हल्का सा ध्यान रखना है कि जो रूपारेल रिवर है वो खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात के अंदर है वहां से पास ऑन होता है।
ठीक है ना। अगेन इसको अगर रामसर साइट का अगर इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइग्रेटरी बर्ड्स जो इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक ऐसा एरिया है जहां पे फ्रेश वाटर मार्शलैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अलावा सॉल्ट वाटर जो मार्शलैंड्स है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सब सारे रीजंस को एक साथ अगर मिला देंगे, दे आर कॉल्ड एज खिजादिया बर्ड सेंचुरी। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नाउ देयर इज एक और टर्म है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रीक। ये यहाँ पर बहुत सारे क्रीक्स प्रेजेंट है जो कि मैंग्रोव्स को सपोर्ट करते हैं। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज अ क्रीक। नाउ एक स्मॉलर पार्ट ऑफ अ रिवर जो कि एक जैसे मान लीजिए दिस इज एंटायर रिवर, नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ रिवर जहां पर पानी का फ्लो जो होता है एक नॉर्मल फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रीक, ठीक है। अ पार्ट ऑफ रिवर इज कॉल्ड एज अ क्रीक, और यहाँ पर क्रीक्स भी प्रेजेंट है जो कि मैंग्रोव को सपोर्ट करते हैं। मैंग्रोव को आप सिंपली समझ सकते हैं मार्शी लैंड यानी कि दलदली एरिया जहां पर एक डिफरेंट टाइप की एक एनवायरमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मैंग्रोव, ठीक है। तो इसी मैंग्रोव के अंदर मतलब आप देख रहे हैं मैंग्रोव, आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट मैंग्रोव इंडिया का है दैट इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल सुंदरबंस के अंदर, बट आपको ध्यान रखना है गुजरात का जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है यहां पर भी आपको मैंग्रोव्स मिलता है। नाउ जस्ट सी द लोकेशन वंस मोर। नाउ ये वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ के इस एंटायर रीजन को जो आप देखेंगे ना, दिस एंटायर रीजन के अंदर कहीं ना कहीं मैंग्रोव्स मिलता है, ठीक है, बिकॉज यहां पर सॉल्टी पहली बात तो वाटर है, ठीक है, देखिए बिकॉज ये सी का वाटर है, ओशन का वाटर है, और सेकंड चीज ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर ये सॉल्टी यहाँ पर ऐसे मतलब इस टाइप का यहाँ पर सॉइल मिलता है जिस सॉइल के अंदर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये नेचुरल है मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो आपको दोनों ही चीजों से यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुजरात इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव्स काफी ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन के अंदर भी ये प्रेजेंट है। आई होप आपको इसका एग्जैक्टली समझ आ गया कि क्या क्या है। नाउ ये जो सेंचुरी है यानी कि जो ये वाली जो सेंचुरी है खिजादिया सेंचुरी, ये एक और चीज के लिए फेमस है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के नेस्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नेस्ट मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, घोंसले। ओके, अभी जो नेस्ट है ना, ये 3 टाइप के नेस्ट यहाँ पर सेम मतलब एक ही सेंचुरी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के नेस्ट मिलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्ट को हम देखने से पहले समझते हैं कि नेस्ट डिफरेंट वैराइटीज के क्यों हो सकते हैं। देखिए नेस्ट की वैराइटीज इसलिए होती है बिकॉज ऑब्वियसली हैबिटेट अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर बर्ड मान लीजिए ट्रीज के ऊपर रहती है तो नॉर्मली अपना नेस्ट को ट्रीज के ऊपर बनाती है। अगर एक बर्ड यहाँ पर जमीन के ऊपर रहती है तो वो जमीन के ऊपर बनाती है, और अगर एक जो ऐसी बर्ड है जो कि पानी के अंदर रहना पसंद करती है तो वो अपने नेस्ट को हमेशा पानी के अंदर बनाती है, ठीक है। नाउ अगर अब देखिए अगर डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होती हैं अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली केसेस में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर विलेज मतलब एक पर्टिकुलर जंगल के अंदर एक ही टाइप का नेस्ट पाया जाता है बिकॉज वो एनवायरमेंट सिंगल प्रोवाइड करता है। बट खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये एक मतलब वन ऑफ द रेयर बर्ड सेंचुरीज में से एक है जहां पर एक ही एरिया के अंदर जहां पर 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के नेस्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग नेस्ट। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यानी कि पानी के अंदर देखिए नेस्ट जो है ऑटोमेटिकली तैरता रहता है, इसी के अंदर यहाँ पर लोग एग्स देते हैं लोग, ठीक है। उसी के सो जो सेकंड टाइप के नेस्ट होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑन ग्राउंड नेस्ट। इस पर्टिकुलर फिगर को ध्यान से देखिए, ये नेस्ट जो होते हैं वो जमीन के अंदर बनाए जाते हैं और इसी के अंदर नॉर्मली अपने एक्स वगैरह देते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रीज के ऊपर जो नेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली आप देखते होंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से नेस्ट किस टाइप के होते हैं, द पॉइंट इज कि एक ही पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के नेस्ट मिल रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी का। एंड फाइनली यू मस्ट नो कि खिजादिया जो बर्ड सेंचुरी है इसके अंदर ब्लैक नेकेड स्टॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्टॉक्स पाए जाते हैं जो कि इंडिया के अंदर और भी कहीं पर भी नहीं मिलता है। Now let me show you कि exactly स्टॉक्स कैसे दिखते हैं। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं दैट कॉल्ड एज ब्लैक नेकेड स्टॉक्स, ठीक है। ब्लैक नेकेड क्यों बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। और ये पर्टिकुलर चीज जो है सिर्फ और सिर्फ खिजादिया बर्ड सेंचुरी के अंदर मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये दोनों ही जो टॉपिक से प्रॉपर्ली समझ आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन एंड DLRMP। नाउ एग्जैक्टली समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये। रिसेंटली जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर एक नया एक स्कीम लॉन्च किया गया है दैट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम, ठीक है। एम क्या है? एम ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। ये स्कीम जो है बेसिकली क्या करेगा, देखिए आप पहले शॉर्ट में समझिए एग्जैक्टली क्या है। शॉर्ट में ये है कि हमारी जितने भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उन सबको यहाँ पर यूनिफॉर्म कर देगा। मतलब कोई अगर आपको लैंड का रजिस्ट्रेशन कराना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना है, वाटर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको सिंपली आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर पोर्टल के ऊपर जाकर उन चीजों को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि नो मैटर कि आपने रजिस्ट्रेशन कहां पे कराया है, आप भले ही आप उस लैंड का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप व्हीकल करा रहे हो या फिर कोई भी अदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा और थ्रू आउट द कंट्री सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा, केरला के अंदर चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक पर्टिकुलर स्टेट का यानी कि थ्रू आउट द कंट्री सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि जो एक जगह जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको पूरे कंट्री के अंदर हर जगह पर माना जाएगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का स्टेट बैरियर्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 3C फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है। द फर्स्ट C टॉक्स अबाउट सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे यानी कि सिंगल डेटाबेस के अंदर रखे जाएंगे। सेकंड चीज कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो वो इजीली आकर वो रिकॉर्ड्स को ले सकता है, ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी न्यू रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको उसी डेटाबेस के अंदर यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। तो
आई होप आप मतलब इजीली समझ गए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को वहां पर एक ही जगह पर रखा जाएगा। सेकंड चीज, निकालने में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। थर्ड इज कॉल्ड, इसलिए सारा का सारा रिकॉर्ड सेंट्रल लेवल पे यानी कि एक सिंगल डेटाबेस के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह आप देखते हैं कि हर एक पर्सन का अपना खुद का एक आधार नंबर होता है जो कि उसकी यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, सिमिलरली हर एक लैंड को एक आधार नंबर ऑफ द लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, दैट विल बी अ 14 डिजिट यूनिक नंबर। नाउ आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ 14 डिजिट नंबर है जो कि हर एक जो पर्सन है उसको मतलब जो भी उसका लैंड है उसको एक आधार नंबर दिया जाएगा। नाउ ये आधार नंबर कहां पे मतलब कहां पर काम आएगा उसको हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। नाउ उससे पहले समझिए, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है जो अभी हम करंटली यूज करते हैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम जो कि रिसेंटली नया पोर्टल आया है उन दोनों को यहाँ पर लिंक करने की बात की जा रही है, मतलब बात की जा रही है, यानी कि जो नया जो न्यू पोर्टल है और जो पुराना पोर्टल है दोनों को यहां पर लिंक कर दिया जाएगा ताकि दोनों यहां पर साथ में मिलकर काम कर सकें। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली DILRMP है क्या। नाउ सबसे पहले समझिए, 2008 के अंदर जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें मेन काम क्या था, देखिए जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी तक है ना उसको हम अभी तक डिजिटाइज नहीं कर पाए, उसको हम अभी तक ऑन कंप्यूटर सेव नहीं कर पाए। अभी तक क्या है, हर एक पर्सन पेपर लेके घूमता रहता है हर जगह कि मतलब मेरा लैंड ये है, मेरा लैंड ये है, ऐसे करके उसके कारण कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मतलब खराब हो जाती है। मान लीजिए कि आपको सेम पेपर यहाँ पर आपको दिल्ली में शो करना है और मान लीजिए सेम पेपर आपको दोबारा चेन्नई में शो करना है, तो आप यहाँ पर शो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ना पहले आप एक जगह भागेंगे, उसके बाद फिर से आप पेपर को पोस्ट करेंगे या फिर कोरियर करेंगे, उसके बाद आप चेन्नई लेके जाएंगे। उसके कारण जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ थी। सिमिलरली और जो डिले था केसेस का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2008 के अंदर एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नाउ उसके बाद क्या गया, 2017-2018 के अंदर रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर जो ये प्रोग्राम है वो तो रहेगा बट इसका नेम चेंज करके इसको हम DILRMP कर देंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इसमें डिजिटल इंडिया का वर्ड जो है इसमें ऐड कर दिया गया, बाकी लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम सेम टू सेम छोड़ दिया गया। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन काम यह है कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज करना है, मतलब ऑन पेपर से उठा करके उसको पेपरलेस यानी कि कंप्यूटर के अंदर सेव करना है ताकि पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी वो पेपर इजीली एक्सेसिबल हो। नाउ ऑलरेडी बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम कर रही है कि हमने ऑलरेडी 90% से ज्यादा जो लैंड रिकॉर्ड्स था उसको ऑलरेडी डिजिटाइज कर दिया है, एंड दैट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 24 स्टेट्स, मतलब 24 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जितना भी डिफरेंट लैंड रिकॉर्ड्स था सबको ऑलरेडी डिजिटाइज किया जा चुका है और जो बचा है उसको भी धीरे धीरे डिजिटाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा दो स्कीम्स और थी। द फर्स्ट स्कीम इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो लैंड होता है ना, अगर आप कोई भी लैंड पे कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अगर आप रह रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगा उस पर्टिकुलर लैंड का आपको एक हाउसिंग टैक्स पे करना होता है। ठीक है, एवरी सिंगल ईयर यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, और इस रेवेन्यू जो होता है वो जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, इस चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। और सेकंड जो एक और स्कीम था दैट वाज कॉल्ड एज अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें क्या था, कोई भी पर्सन जो न्यू लैंड रिकॉर्ड्स को ले रहा था ना, उस लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करके उसको पूरी तरीके से कंप्यूटराइज करना था, यानी कि उसको डिजिटाइज करना था। क्योंकि दो डिफरेंट स्कीम्स तो जो कि पैरेलली चल रही थी, इन दोनों को भी क्या किया गया है, इसी मतलब जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था उसके साथ उसको मर्ज कर दिया गया। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स थे जो कि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड थे, इन सबको यहाँ पर एक जगह पे मर्ज कर दिया गया है। नाउ ये जो पर्टिकुलर पोर्टल होगा, यानी कि जो पर्टिकुलर स्कीम होगा, इसके अंदर एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विल बी देयर, लैंड यूज से रिलेटेड, पार्सल ओनरशिप, यानी कि लोकेशन की बाउंड्रीज कितनी है, टैक्सेशन कितना, मतलब कौन सा लैंड कितना टैक्स पे करेगा, लैंड की वैल्यू कितनी है, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रेजेंटेड ऑन अ सिंगल पोर्टल। और माना गया है कि अराउंड 75,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंसेस जो है उसको ऑलरेडी एलिमिनेट किया जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप की आपको जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी कि इससे भी साइन करा के लाओ, इससे भी साइन करा के लाओ, इससे भी साइन करा के लाओ, उसमें समाना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 75,000 ओवरऑल मिला के इतने सारी कॉम्प्लायंसेस को ऑलरेडी एलिमिनेट किया जा चुका है। और अराउंड 1400 से ज्यादा लॉज जो थे जो इससे रिलेटेड थे उन सबको यहां पर रिवोक कर दिया गया है ताकि एक इंसान जिसका लैंड है वो इजीली अपने लाइफ को जी सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब एक लैंड मतलब खरीदा है और उसको मतलब साइन कराते कराते बेचारे का दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, ये सब चीजें ना हो, इस चीज को यहां पर रोकने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया। तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट देखिए, सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है कि ये जो डिले वगैरह होता था बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह के अंदर, उसको डिले को पूरी तरीके से रोक देगा। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर पेपर्स है। नाउ जस्ट सपोज कि एक सेलर है, एक बायर है। इस सेलर ने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर लैंड को बेचना है और इस बायर ने बोला कि मुझे इसे खरीदना है। तो जब बायर इस लैंड को खरीद रहा है तो मान लो कि वो बोलता है कि मुझे पहले सारे पेपर्स दो, उसके बाद मैं आपको सारे पैसे दूंगा। ऑब्वियसली सेलर को सारे के सारे पेपर एक जगह पे लाने में, फिर डिफरेंट कोर्ट की जगह पर मतलब जो कोर्ट्स में जो डिफरेंट साइन कराने होते हैं वो फाइल करने में, फिर अलग अलग अथॉरिटी से साइन कराने में, फिर लैंड को मतलब एवरी सिंगल थिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके कारण बायर जो है टाइम से पैसे नहीं देता है।
तो इन सब चीजों को यहाँ पर रोकने के लिए क्या होगा, सिंपली सेलर क्या करेगा और आपके डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जाएगा, वहां से अपने सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड के सारे के सारे पेपर निकालेगा, एक बार में ही इस पर्टिकुलर पर्सन को दे देगा, एंड ये पर्सन जो एक बार में उसको जो भी उसका पेमेंट है उसको एक बार में अचीव कर लेगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा एक फर्स्ट काम तो ये हो गया। सेकंड काम ये होगा कि जो हमारा पेपरलेस और हम ई बिल सिस्टम तक जो हम पहुंचना चाहते हैं, मतलब जो हमारा बिल वगैरह होगा वो ऑन पेपर नहीं दिया जाएगा, मतलब सिंपली आपके उस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको शो कर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों के अंदर भी हमारा हेल्प करेगा और पेपरलेस हो जाएंगे हम पूरी तरीके से, मतलब कैशलेस, जिस तरह से एक तरफ हम कैशलेस होना चाहते हैं उस तरीके से पेपरलेस भी होना चाहते हैं, यानी कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ प्रमोट मतलब होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड चीज, हम किसी भी लैंड को अगर बाय या सेल करना चाहते हैं उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। नाउ देखिए, ये सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस का नहीं है, मतलब एक पर्सन अगर लैंड को बेचना चाहता है और सेकंड खरीदना चाहता है, सिर्फ उसका नहीं है। बट मान लीजिए कभी लैंड को अगर गवर्नमेंट जो है उसको अक्वायर करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट खुद खरीदना चाहती है डिफरेंट इंफ्रा मतलब को बूस्टअप करने के लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। फोर्थ चीज, जैसे ही आपका लैंड आप बेचोगे या फिर खरीदोगे, ऑटोमेटिकली रियल टाइम में आपका ओनरशिप वहां पर शो करना स्टार्ट कर देगा। मान लो आज अगर आपने लैंड बेचा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो नाम है वहां से हट जाएगा और जो न्यू बायर है उसका नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ना जो पुराना जो होता था उसमें क्या होता था, ये पर्टिकुलर चेंजेस होने में काफी टाइम लगते थे, बिकॉज देखिए एक ही पेपर को यहाँ पर 3-4 जगहों से साइन कराना पड़ता था, तो जब तक सबके सब साइन ना हो जाए तब तक वो सारी चीजें चेंज नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों का टाइम बचेगा, ऑब्वियसली लोगों की ओनरशिप बचेगी, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है। और एक चीज देखिए, एक आपने रिसेंट मतलब टाइम्स में एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होंगे वो रिड्यूस किए जाएंगे, बट गवर्नेंस का जो इशू है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, मतलब गवर्नेंस को इंक्रीज किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हरासमेंट वगैरह जो लोगों को होती है, जो कॉमन पीपल होती है, वो सब हरासमेंट काफी सारे रिड्यूस हो जाएंगी और लोग अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इन चीजों को प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज कवच टेक्नोलॉजी, जो कि रेलवे के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बजट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर बोला गया है कि इंडियन ट्रेन की जो सेफ्टी है उसको प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर आया गया है। ठीक है, रेलवे को रिसेंटली 1,37,000 करोड़ का टोटल यहाँ पर बजट मिला है और ये मतलब पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा बजट मिला है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, रेलवे के अंदर काफी अच्छा इस बार बूस्टअप मिला है। ठीक है, अब ये जो कवच का जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि 400 के आसपास में न्यू वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी लॉन्च किया जाएगा। नाउ देखिए, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं, दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, जो कि शताब्दी ट्रेन को यहाँ पर चेंज कर मतलब वो रिप्लेस कर रही है। ठीक है, शताब्दी यूज्ड टू बी द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, जिसकी स्पीड टोटल मिला के मतलब अभी तक जो उसकी टोटल स्पीड थी दैट वाज अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, इतनी की स्पीड हुआ करती थी। बट इसको यहाँ पर मतलब पीछे छोड़कर अराउंड 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि देखिए वंदे भारत जो है इसका टेक्निकल नेम क्या है, ट्रेन 18। आपको याद होगा ट्रेन 18 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रेन 18 जो है उसी का जो दूसरा नाम है दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेन है ऐसी, इसको 400 न्यू ट्रेन यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। नाउ ये ट्रेन जो है टोटल एक बार में 2000 किलोमीटर ज्यादा रन कर सकती है, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आप उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको आप प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कवच के साथ में एक ये वंदे भारत और इसके साथ में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नाम का एक स्कीम भी लॉन्च किया है, जो कि एक्चुअली लोकल बिजनेस को भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कवच टेक्नोलॉजी एक्जैक्टली है क्या। ये एक टाइप की एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है। देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या एक्जैक्टली मैं आपको पहले समझाता हूं कि कवच क्या है। देखिए मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि एक पटरी पे चल रही है और दूसरी ट्रेन है मान लीजिए सेम पटरी पे चल रही है, तो क्या है इस पर्टिकुलर जो ट्रेन है इसके ऊपर एक कवच नाम की एक चीज लगाई जाएगी। ठीक है, कवच नाम की मतलब बेसिकली एक सिंपल सा फंडा होगा और दोनों ही ट्रेन के ऊपर मान लीजिए कवच जो है बिल्कुल उसके टॉप पे लगा हुआ है। अब ये कवच जो है डायरेक्टली जीपीएस से कनेक्टेड होगा और सेकंड चीज इस ट्रेन के बिल्कुल आगे वाले पार्ट में एक मॉडम लगा होता है, जो मॉडम जो होता है टाइप का सेंसर होता है, जो कि एक्जैक्टली डिस्टेंस नापता रहता है। ठीक है, चेक करता रहता है कि मेरे सामने कहीं कोई आ तो नहीं रहा है या फिर कोई जा तो नहीं रहा है। तो क्या होगा, जब ये ट्रेन मान लीजिए मूव कर रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा कि क्या सेम पटरी के ऊपर कोई और ट्रेन आ रही है फिर नहीं आ रही है। अगर इसे कहीं पर भी लगता है इस पर्टिकुलर ट्रेन को कि सेम पटरी के ऊपर कोई और ट्रेन आ रही है, तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को चेंज मतलब स्लो कर देगा। ठीक है, और सिमिलरली जो सेकंड ट्रेन है उसको भी उसका भी जो कवच है वो भी ऑटोमेटिकली ये चीज गेस कर लेगा कि सेम पटरी के ऊपर कोई ट्रेन आ रही है, तो ये भी अपनी स्पीड को स्लो कर देगा और इससे क्या होगा, कोलिजन पूरी तरीके से रुक जाएगा। एंड दिस इज हाउ द कवच टेक्नोलॉजी विल वर्क। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। तो क्या होगा, जितने भी कोलिजन थ्रेट्स वगैरह अगर होंगे, मतलब कोई भी अगर ट्रेन है और उसको जो उसकी कवच टेक्नोलॉजी उसे अगर ऐसा लगेगा कि सेम पटरी के ऊपर कोई और ट्रेन आ रही है, तो वहां पर एक वार्निंग प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर जो पायलट है जो ट्रेन को मूव कर रहा है और जो पायलट है उस ट्रेन को रोक देगा। ठीक है,
इससे क्या होगा, जितने भी डेंजर्स वगैरह होंगे वो सब रुक जाएंगे। तो आई होप आप एक्जैक्टली समझ गए कि कवच काम कैसे करेगा। अब मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में समझाता हूँ कि क्या है। देखिए, एक एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है और सबसे अच्छी चीज ये है कि कवच को इंडिया ने खुद बनाया है, ठीक है, किसी और कंट्री से नहीं खरीदा है। नाउ इसके अलावा इट इज एक्चुअली SIL 4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या है, देखिए SIL जो होता है ये एक टाइप का सेफ्टी इंडस्ट्री लेवल होता है, ठीक है, इसे कहते हैं सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल, जो कि जो 4th लेवल होता है ना, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब जो जिस चीजों को SIL 4 या फिर SIL 5 का जो सर्टिफिकेशन मिलता है, इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली इंडिया को हेल्प कर सकती है, जो अपने जीरो एक्सीडेंट्स का जो हमारा एम है, हम चाहते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट्स बिल्कुल जीरो हो जाए, उस चीज को अचीव करने में हमें ये चीज काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर ट्रेन अगर मूव कर रही हो तो वो जल्दी से जल्दी पता कर लेगी कि क्या सेम ट्रैक के ऊपर दूसरी ट्रेन आ रही है या फिर नहीं आ रही है एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, और अगर आ रही होगी तो ट्रेन जो है ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कि देखिए एक क्वेश्चन अगर आता है कि ये तो एक टाइप की सिस्टम है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी तो क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी कारणवश अगर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेन उसी टाइम रुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक टाइप का एरर सेफ बनाने की कोशिश की गई है इसको, कि अगर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी खराब हो जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रेन यहां पर रुक जाएगी, उसके बाद उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यहां पर रिप्लेस किया जाएगा और उसके बाद ही फिर ट्रेन आगे मूव करेगी, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। बट ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी के लेकर आए हैं तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है जल्दी खराब ना हो, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर जितना भी हमें बजट मिला था रेलवे के लिए, उस पर्टिकुलर रेलवे के बजट से, मतलब लास्ट ईयर से एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल 20,000 करोड़ ज्यादा बजट मिला है। मतलब रेलवे को यहां पर काफी ज्यादा फोकस में रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट इसको डेजिग्नेशन दिया गया है। नाउ देखिए, जो भी रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है, जो कवच टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जीपीएस है, देखिए जीपीएस एक्जैक्टली ट्रैकिंग करेगा कि क्या कोई सामने से ट्रेन आ रही है फिर नहीं आ रही है। एंड थर्ड चीज, रेडियो कम्युनिकेशन को यूज करेगा, जो कि लगातार रेडियो वेव्स को सेंड करता रहेगा, और अगर कहीं से भी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट वापस आ जाएंगे कि दैट शोज कि सेम पटरी के ऊपर कोई और ट्रेन है, और तब वो ट्रेन अपने आप को स्लो करेगा, ठीक है। ये जो एंटी कोलिजन डिवाइसेस है, ये ट्रेन के ऊपर ही हमेशा लगा के रखेंगे, और ये जो डिफरेंट सैटेलाइट्स जो उनके आसपास होंगे उनसे लगातार इनपुट्स वगैरह लेते रहेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर एक ट्रेन के जस्ट बिल्कुल सामने वाले पार्ट में यहाँ पर मॉडर्म्स लगे होंगे। ये मॉडर्म जो है एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिस्टेंस है और सामने वाले ट्रेन के ऊपर कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग विल बी कैलकुलेटेड, और अगर सेम रूट के ऊपर, सेम ट्रैक के ऊपर कोई और ट्रेन आती है तो ऑटोमेटिकली यहां पर ब्रेक्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे और वो ट्रेन स्लो हो जाएगी, यानी कि दोनों ही ट्रेन यहां पर स्लो हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो कोलिजन का डर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। अगर कोलिजन का डर हमारा फिनिश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं कि इंडिया के अंदर ट्रेन इतने लेट क्यों होते हैं। देखिए, एक चीज तो आपने सुना होगा, कॉमेडी के अंदर लोग बहुत बोलते हैं कि इंडिया का ट्रेन कभी भी राइट टाइम पे नहीं चलता है, बट द पॉइंट इज कि उसके पीछे का रीजन क्या है आपको वो समझना है कि एग्जैक्टली क्यों। देखिए, जो ट्रेन होता है ना, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिले होते हैं कि कैसे मूव करना है। तो जैसे कोई प्लेटफॉर्म अगर आसपास आ रही होती है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है जो आने वाला है, तो जैसे ही वो ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास आने वाला होता है तो रेलवे प्लेटफॉर्म के पास आते ही उस पर्टिकुलर ट्रेन को स्लो करना होता है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल गाइडलाइन, स्लो करना होता है कि ताकि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेन उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर रुकी हुई है तो ऐसा ना हो कि जाकर वो उसके ऊपर अटैक कर दे या फिर उसके ऊपर जाकर वो कर दे, ठीक है, मतलब वो हो जाए, ठीक है, दोनों जाकर टकरा जाए। इस चीज को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन को स्लो करना होता है। दिस इज वन ऑफ द गाइडलाइंस। इसी चीज के कारण जो होता है हमारा जर्नी टाइम हमेशा डिले होता है, बिकॉज एवरी सिंगल जो स्टेशन होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेन को रुकना होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो फोर्सिबली जो स्लो डाउन का इशू है ना, इस चीज को अगर हमें रोकना है तो इट कैन बी एक्चुअली अवॉइडेड विद कवच का जो टेक्नोलॉजी है, उस चीज से एक्चुअली हमें इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ देखिए, ये तो हो गया एक वन ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा रेलवे का जो बजट है उसके अंदर और भी बहुत सारी डिफरेंट एलोकेशंस की गई हैं। उनमें से एक है दैट इज कॉल्ड एज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सिंपल सा फंडा है कि एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर एक प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल मैन्युफैक्चरर को यहां पर काम मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर विल बी लोकल, मतलब जो लोकल लोग होंगे, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं। जब मान लीजिए कि आप किसी रेलवे की जर्नी को अगर आप यूज करते हैं, मतलब अगर आप रेलवे को एक लॉन्ग जर्नी के लिए यूज करेंगे, तो आप डिफरेंट स्टेशन पे ये देखते होंगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केटरर्स होते हैं, ठीक है। आईआरसीटीसी के बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग खुद से आके अपना अपना खाना बेच रहे होते हैं, अपने डिफरेंट टाइप के जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब बेच रहे होते हैं। नाउ इस चीज को यहां पर सपोर्ट करते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर जम्मू कश्मीर से निकले हैं और बिल्कुल केरला तक जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्थ से लेकर साउथ तक जा रहे हैं, और मान लीजिए कि आप यहां पर महाराष्ट्र के आसपास हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में आप नागपुर के आसपास मूव कर रहे हैं। तो जब आप महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास मूव करेंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऐसे लोग जो कि आपको ऑरेंजेस बेचेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली नागपुर के जो ऑरेंजेस होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, तो आपको वहां पर ऑरेंजेस बेचेंगे, ठीक है। अब जब ऑरेंजेस बेचेंगे वहां पर, तो आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपनीज मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शॉप्स मिलेंगे जो सबके सब आपको ऑरेंजेस बेच रहे होंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, मतलब जो लोकल फार्मर्स आए हैं, उनको यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया गया है कि अगर आप चाहे तो रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जैक्टली समझ आ गया कि एक स्टेशन के ऊपर एक सिंगल
प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, मतलब उसको उसको बेसिकली फोकस में रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेलवे का जो बजट है उसके अंदर ये भी बोला गया है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाने हैं। बेसिकली कॉरिडोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा रेलवे लाइन बनाना है, मतलब अलग अलग से, जो कि पैसेंजर्स के लिए यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सामान को एक जगह से सेकंड जगह पे लेके जाने के लिए यूज किया जाएगा, और उसके लिए अराउंड 15,000 करोड़ का यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। इसके अलावा ट्रैक को रिन्यू करना है, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हमारे ऐसे हैं देखिए जो कि 1800 से ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब देखिए स्टार्टिंग में जो बंगाल से कैलकाटा ये वाला पार्ट जो है वो सब वो वाले ट्रैक्स हैं जो कि अभी तक हमने चेंज नहीं किए हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा जो ट्रैक है वो पुराना हो गया है। उन सब चीजों को रिन्यू करने के लिए, मतलब ट्रैक्स को फिर से रिफाइन करने के लिए 13,000 करोड़ का यहाँ पर वो किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है। एंड इसके अलावा फाइनली न्यू लाइंस को बिछाने के लिए, मतलब न्यू रेलवे लाइंस बनाने के लिए अराउंड 25,000 करोड़ का यहाँ पर बनाया गया। नाउ मैं आपको एक छोटा सा फन फैक्ट बताता हूं दैट इंडियन रेलवे जो है ना, अगर आप इंडियन रेलवे का पूरा सिस्टम देखेंगे, मतलब पूरा जो ट्रैक सिस्टम है, इंडियन रेलवे ट्रैक वाइज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, आपको ये चीज आई होप ध्यान रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि हमें जिसके बारे में बात करनी है, टॉक्स अबाउट ई पासपोर्ट्स। देखिए ई पासपोर्ट को भी रिसेंटली बजट के अंदर फिर से मेंशन किया गया है, और बोला गया है कि 2022-23 यानी कि जो रिसेंट जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, यानी कि जो अप्रैल में स्टार्ट होगा, उस टाइम इसको लॉन्च किया जाएगा। एम क्या है? एम ये है कि जो सिटीजन है उनका कन्वीनियंस उसको स्टार्ट किया जाएगा, और किसी भी टाइप का जो पासपोर्ट का जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उस यानी कि डुप्लीकेशन वगैरह होती है, उन सब चीजों को रोकना है। रिसेंटली बजट के अंदर इस चीज को भी यहाँ पर बोला गया है। नाउ ई पासपोर्ट को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। ई पासपोर्ट देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि उसके ऊपर एक सिलिकॉन चिप लगा होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ई पासपोर्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल पासपोर्ट होता है, लेट मी शो यू। देखिए ये आपका एक नॉर्मल पासपोर्ट होता है, राइट। इसी नॉर्मल पासपोर्ट के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, बस क्या होगा, इसका कवर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और यहां पर एक टाइप की चिप लगी होगी। ठीक है, इस चिप के अंदर आपके कुछ डेटा को स्टोर किया जाएगा, दैट्स इट। और जो रिसेंट चीज ये है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अभी हमारा बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर नहीं किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर जो ई चिप को लॉन्च किया गया, मतलब ई पासपोर्ट को लॉन्च किया गया है, उसके अंदर इंडिया के लोगों का बायोमेट्रिक डेटा स्टोर नहीं किया जा रहा है। अभी के टाइम में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा, बट कुछ दिनों के बाद जब ऑब्वियसली हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर बायोमेट्रिक डेटा को भी स्टोर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो इस पर्टिकुलर चिप की जो मेमोरी होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी 64 KB, जो कि एक बार में सिर्फ 30 जो विजिट्स है, मतलब 30 अगर आप कहीं पे जा रहे हो आ रहे हो तो 30 टाइप के विजिट्स का आपका डेटा यहां पर रख सकता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका 31st आएगा, जो फर्स्ट वाला है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे मतलब ये मूव करता रहेगा लगातार। ठीक है, एक पर्सन का जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सबको यहां पर रखा जाएगा, और सिमिलरली जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको भी यहां पर मेंशन किया जाएगा, मतलब उसको भी यहां पर रखा जाएगा ताकि आपके सिग्नेचर को यहां पर वेरीफाई किया जा सके डिजिटली। ठीक है, अब ये लेटेस्ट स्टेटस की बात है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा करंट वर्जन के अंदर सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन बाद में जब इसके अपडेट्स वगैरह आएंगे, बोला जा रहा है कि जो लेटेस्ट स्टेटस होगा उसके अंदर जो भी होल्डर है उसका फोटो को भी ऐड किया जाएगा, उसके बाद कुछ बायोमेट्रिक डेटा वगैरह है उसको भी ऐड किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए इस बायोमेट्रिक डेटा को ऐड नहीं किया गया। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर आपको चीज के अंदर अगर यहाँ पर चिप लगाना है तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज को मोटा करना पड़ेगा, राइट। मोटा करेंगे तभी वो चिप जो है अंदर पूरी तरीके से सेफ रहेगी। इसलिए जो पासपोर्ट का जो थिक कवर, मतलब जो फ्रंट है और जो बैक कवर है, दोनों को यहाँ पर थिक बनाया जाएगा, मतलब काफी ज्यादा मोटा किया जाएगा। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अभी के जो ई पासपोर्ट्स है और जो ट्रेडिशनल पासपोर्ट्स थे, दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन कैरी किया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट है तो आप उसकी बेसिक चीजें देख सकते हैं। उसके ऊपर आपका नाम होता है, आपका फोन नंबर डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स होते हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। ठीक है, ये जो सिंपल जो चीजें होती है ना, सेम चीजें जो है वहां पर ई पासपोर्ट के अंदर होंगी। देयर विल बी नथिंग डिफरेंट। सिर्फ एक चीज जो डिफरेंट होगी कि यहां पर एक चिप लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बट इसके अंदर भी फिलहाल के लिए बायोमेट्रिक डेटा को इंक्लूड नहीं किया गया। नाउ जो ई पासपोर्ट्स है करंटली वो 120 कंट्री के आसपास यूज करते हैं। मतलब इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जो एक्चुअली यूज नहीं कर रही थी, बट आधी दुनिया, मतलब आधे से ज्यादा जो दुनिया है वो ऑटोमेटिकली ई पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है। नाउ कुछ जो कंट्री उनमें से जैसे जर्मनी हो गया, यूएस, यूके, ये तो इतने ज्यादा एडवांस वर्जन पर जा चुके हैं कि उन्होंने अपने ई पासपोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक डेटा को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आइरिस का जो स्कैन यानी कि आपकी आंखों का जो स्कैन होता है, इन सबको भी उन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इसके थ्रू क्या होता है, सिंपली अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जर्मनी का, यूएसए या फिर यूके का है, वो सिंपली अगर कहीं पर भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है तो क्या करना होता है, उसको सिंपली अपने अगर फिंगरप्रिंट को वो सिंपली शो करता है, या फिर अगर जो उसका रेटिना यानी कि जो आइरिस है उसको सिंपली स्कैन करता है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। मतलब ही डज नॉट हैज टू डू एनीथिंग एल्स। तो देखिए एक चीज तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि जो अभी का जो ट्रेडिशनल पासपोर्ट्स हैं और जो ई पासपोर्ट होगा उसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि जो ई पासपोर्ट है उसका सिंपली क्या करेंगे, चिप को एक सिंपली स्कैन कर देंगे। मतलब जो भी एयरपोर्ट की अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, सिंपली चिप को स्कैन करेगी और ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा क्विकली वो प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपके वेरिफिकेशन को जो मालूम किया जाएगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है कि फेक पासपोर्ट का जो यूसेज है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली लोग डिजिटल लेवल पे तो फेक को मतलब कुछ भी चेंजेस कर नहीं पाएंगे, राइट। इन सब चीजों के कारण फेक पासपोर्ट का जो यूसेज है पूरी तरीके से बंद
बंद हो जाएगा। नाउ ई पासपोर्ट को कैसे बनाया जाएगा इंडिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक आईसीओ नाम का जो स्टैंडर्ड्स होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक बॉडी है, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि अगर आपको कोई भी ई पासपोर्ट बनाना है तो आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को पार करना होगा। इन सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखने के बाद ही इंडिया का जो ई पासपोर्ट है उसको बनाया जा रहा है। Now, इंडिया के अंदर जो हमारा ई पासपोर्ट बनाया जाएगा दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय नासिक के अंदर एक आईएसपी है। आईएसपी का मतलब होता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस होता है, ये ऐसी बॉडी होती है जो कि वीजा पासपोर्ट ये सब बनाती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आईएसपी जो है, जो नासिक के अंदर जो आईएसपी है उसी को ये इस चीज का प्रॉपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सारे के सारे ई पासपोर्ट्स को आप ही बनाओगे। और रिसेंटली उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी उनको मतलब चीजें चाहिए उन सबको उन्होंने प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो जल्दी जल्दी ई पासपोर्ट्स को बनाना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये आईएसपी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा, नासिक वालों के पास आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ई पासपोर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कि एग्जैक्टली आईएसपी जो होता है, जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको समझना है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये खुद एक सब्सिडरी बॉडी है ऑफ अ बिगर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है। नाउ जो पहली जो लार्जर बॉडी है उसको हम समझते हैं। जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और इसका मेन काम होता है जो बैंक के डिफरेंट नोट्स होते हैं, जो आप चेकबुक्स जो आप देखते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जो अगर आपने कभी अपने हाथों में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखी हो तो आप देखेंगे वो बहुत ही स्पेशल टाइप की पेपर पे बना होता है। दैट इज नॉट सिंपली A4 साइज पेपर या फिर कोई सिंपल पेपर नहीं होता है, एक अलग टाइप का मतलब पेपर होता है, ठीक है। उस टाइप पे बनाते हैं। तो दिस एंटायर पेपर सर्टिफिकेट जो होता है ये सबको ये जो बॉडी है ना, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही एक्चुअली इसको बनाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कमेमोरेटिव कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं जहां पर किसी पर्सन के 150 साल को 200 साल को यहाँ पर सिग्निफाई किया जाता है कॉइन के ऊपर, राइट। उन सब चीजों को यही बॉडी बनाती है। इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी इंक्स होते हैं, और सिक्योरिटी इंक क्या होता है, देखिए एक डिफरेंट टाइप का इंक होता है जिस पर्टिकुलर इंक से एक्चुअली आप नोट्स को बनाते हो। नाउ अगर आप एक सिंपल अगर आप अपने नोट्स को देखोगे ना, आप जो मतलब नोट्स इन द सेंस कि आपका जो करेंसी नोट्स है, मतलब 10 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट जो है उसको जो इंकिंग की जाती है ना, दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंक, ठीक है। दैट टाइप ऑफ इंक जो है दैट इज एक्चुअली मेड बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेडालियंस वगैरह होते हैं, जो ये हर चीज जो है ये सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, दिस पर्टिकुलर बॉडी की। नाउ इसी बॉडी के अंदर एक सब्सिडरी बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज आईएसपी, यानी कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है वीजा को, पासपोर्ट को, जो पोस्ट कार्ड्स वगैरह आप देखते हो जो डिफरेंट टाइप के पेपर से बना होता है, उसके अलावा पोस्टेज स्टैंप जो होते हैं, इनलाइन लेटर्स, कोर्ट फीस, इन सब चीजों को बनाने, यानी कि जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उनको बनाने का काम यहाँ पे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस को दिया गया है। और जो लार्जर काम यानी कि बैंक नोट्स, चेक, ये सब जो है ये सब इन्होंने खुद अपने हाथों में रखा हुआ है। तो आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया कि आईएसपी क्या काम करता है और कैसे कैसे काम करता है। नाउ फाइनली एक चीज जो और इसके अंदर आपको समझनी है वो ये है कि जो ई पासपोर्ट को अगर आपको अप्लाई करना है तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दैट इज एक्जैक्टली द सेम, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। आपको सिंपली क्या करना है, पोर्टल के ऊपर जाना है, आपको सिंपली अप्लाई करना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, दैट इज एंटायरली द सेम। नाउ एक आपको फैक्ट यहां पर ध्यान रखना है कि जो पहला ई पासपोर्ट था दैट वाज एक्चुअली प्रेजेंटेड टू हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा, जो हमारी पाटिल हुआ करती थी, 2008 में प्रेसिडेंट हुआ करती थी, और उनको पहली बार दिया गया था। शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इनको पहली बार ई पासपोर्ट दिया गया था और ये करंटली उसको यूज करती है। और इसके अलावा कुछ और डिग्नेटरीज को ऑलरेडी ई पासपोर्ट दिया जा चुका है, बट अभी तक जो नॉर्मल सिटीजन है, जो हम लोग हैं, उनके सर्कुलेशन के अंदर अभी नहीं आया है। लेट्स होप सो कि जल्दी ही ये हमारे सर्कुलेशन के अंदर भी आ जाएगा। तो ये थी हमारे सारे के सारे डिस्कशन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ आज के जो टॉपिक्स थे उनके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो क्लैप प्रोग्राम है इट इज लिंक्ड विद इंक्रीजिंग सैनिटेशन ड्राइव इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सेकंड क्वेश्चन इज कि ग्राम पंचायत हैज बीन मेड द नोडल बॉडी फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लैप प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन इज इंडिया हैज मोर देन 50 sites designated as Ramsar sites. Fourth question is Libio rohita is a fish species found in Bakira Wildlife Sanctuary. Next is black-necked storks are found only in Khijadia Bird Sanctuary. Next is every land will be issued 16-digit unique land Aadhaar number for its buying or selling process. Next we have India has bought train safety system that is Kavach from France. And the final question is that new e-passports of India carry all essential biometric data of the travelers. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट हम्बर्टियम कोविडम जो नाम की जो हमें रिसेंटली टेपवर्म मिला है दैट इज फाउंड मेनली इन इटली एंड फ्रांस। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये यहाँ पर मिलते नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर सिंपली मिल गए हैं। और इसके अलावा जो एशिया है, यूरोप है, रशिया है, इन सब एरिया के अंदर बेसिकली मिलते हैं। नॉर्मली यहाँ पर ये नेचुरली नहीं मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट टेपवर्म्स या फिर फ्लैटवर्म्स जो होते हैं दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस टू। यस, दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ये ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट इंडिया हैज द एम टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2040। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है नेट जीरो एमिशन का जो हमने टारगेट रखा है दैट इज 2070। द फोर्थ क्वेश्चन वाज दैट द अर्ली ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल मिसमैच। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजिकल मिसमैच आपको कल बहुत ही डिटेल में समझाया था मैंने कि एक्जैक्टली अगर एक पर्टिकुलर प्लांट है अगर वो जल्दी ब्लूम कर जाता है तो वो सारे के सारे फ्लावर्स या
फिर वो सारी बर्ड्स जो कि उस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट थे वो उनको खाना नहीं मिल पाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल मिसमैच हो जाता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द क्लाइमेट चेंज मे अफेक्ट कर सकता है बेसिकली अडेप्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फ्यूचर। या दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इसी चीज को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इस चीज को प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज दैट द गिफ्ट सिटी हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड एज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। नाउ दिस पार्ट इज करेक्ट दैट द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इज टू बी गिफ्ट सिटी, बट इट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड येट बिकॉज ये अभी भी बनने के प्रोसेस के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड सारे के सारे टॉपिक जो हमने बात की है, आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।